नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राष्ट्र, धर्म और मानवता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले खालसा पंथ के संस्थापक एवं सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी शौर्यपूर्ण जीवन गाथा और मानवतावादी विचार चिरकाल तक समाज को नई दिशा प्रदान करते रहेंगे। तो गुरु गोविंद सिंह की जयंती के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट किया और सभी को उनकी जयंती की शुभकामनाएं दी। उधर हरिद्वार के शिवालिक नगरपालिका क्षेत्र में निकाय चुनाव का माहौल गर्मा गया है। भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। कांग्रेस की ओर से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी महेश प्रताप राणा ने अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करते हुए जनता के सामने अपनी प्राथमिकताएं और वादे रखे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। शिवालिक नगर में चुनावी मुकाबला दिन ब दिन रोचक होता जा रहा है। को हमारा नगर पालिका नगर निगम के जो चुनाव हैं उसको लेके हम लोगों के द्वारा जो ज़रूरी हमारे जो इंतजामात हैं वो पूरे कर लिए गए हैं। इसके लिए जो सर्कल अफसर्स की ड्यूटियां, जोनल सुपर जोनल की ड्यूटी हम लोगों के द्वारा ऑलरेडी असाइन कर ली गई हैं। और साथ में जो बूथ स्तर तक की जो ड्यूटियां हैं उनकी सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों की जो भी ज़रूरी इंतजामात हैं उसकी हम लोगों की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जल्दी ही ड्यूटियां हमारी बूथ स्तर तक लग जाएंगी। और साथ में जो इलेक्शन के से रिलेटेड जो इस समय शराब का और अन्य जो कार्रवाइयाँ होती हैं, जो लोग अवैध रूप से शराब को पिलाने का काम करते हैं, उस पे हम लोगों के द्वारा सख्ती की जा रही है। इसमें हम लोगों के द्वारा कार्रवाइयाँ भी विगत में की गई हैं, आगे भी करी जाएंगी। असलहे को जमा करने की कार्रवाई भी साथ में चल रही है। तो उत्तराखंड का काशीपुर जो 1872 में एक म्यूनिसिपल बोर्ड के रूप में अस्तित्व में आया, समय के साथ कई ऐतिहासिक पड़ावों का गवाह बना। 1976 में इसे प्रथम श्रेणी नगर पालिका का दर्जा मिला। आज़ादी से पहले और बाद में काशीपुर नगर निगम ने ऐसे नेताओं का नेतृत्व देखा जिन्होंने इसे एक नई दिशा दी। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। काशीपुर नगर निगम का गौरवशाली इतिहास। उत्तराखंड नहीं पूरे देश में बनाई अपनी पहचान। 150 साल में आए कई ऐतिहासिक पड़ाव। 1976 में मिला प्रथम श्रेणी नगर पालिका का दर्जा। काशीपुर नगर निगम ने अपने 150 साल के इतिहास में कई महत्वपूर्ण मील के पत्थर तय किए। 1872 में म्यूनिसिपल बोर्ड के रूप में हुआ। 1976 में इसे प्रथम श्रेणी नगर पालिका का दर्जा मिला। आजादी से पहले 1914 से 1921 तक राजकुमार चौबे और 1937 से 1944 तक लाला राजकुमार खत्री ने नगर पालिका का नेतृत्व किया। 1947 में आजादी के समय काशीपुर के प्रतिष्ठित बीजेपी नेता शक्ति प्रकाश अग्रवाल के दादा लाला राम निवास चेयरमैन थे और वो 1951 तक इस पद पर बने रहे। इसके बाद 1951 में जहांगीर खान ने मात्र 5 महीने तक चेयरमैन का कार्यभार संभाला। 1988 से 1994 तक कांग्रेस के पूर्व सांसद, पूर्व विधायक के सिंह बाबा ने नगरपालिका की कमान संभाली, जबकि 1997 से 2002 तक मुकेश मेहरोत्रा चेयरमैन रहे। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद 2002 तक मुकेश मेहरोत्रा काशीपुर के प्रथम चेयरमैन बने। बता दें कि 2003 में उषा चौधरी ने नगर निगम की पहली महिला चेयरमैन बनकर इतिहास रच दिया। वहीं 2008 में शमशुद्दीन निर्वाचित होकर नगरपालिका के प्रथम मुस्लिम चेयरमैन बने। 2013 में काशीपुर नगर निगम को पहली महिला मेयर के रूप में उषा चौधरी ने गौरव प्रदान किया। 2018 में उन्होंने दोबारा मेयर बनकर अपना दबदबा कायम रखा। काशीपुर के राजनीतिक इतिहास में उषा चौधरी का 3 बार विजेता बनना और शमशुद्दीन का मुस्लिम चेहरा बनना ऐतिहासिक माना जाता है। कब कब किसने संभाली काशीपुर की कमान? 1914 से 1921 तक राजकुमार चौबे, 1937 से 1944 तक लाला राजकुमार खत्री, 1947 में आजादी के समय से 1951 तक लाला राम निवास,
1951 में जहांगीर खान ने 5 महीने कार्यभार संभाला। 1988 से 1994 तक कांग्रेस पूर्व सांसद के सिंह बाबा। 1997 से 2002 तक मुकेश मेहरोत्रा। 2003 में उषा चौधरी ने कमान संभाली। 2008 में शमशुद्दीन मुस्लिम चेहरे के रूप में उभरे। 2013 में फिर उषा चौधरी ने कार्यभार संभाला। 2018 में फिर उषा चौधरी दोबारा मेयर बनी। काशीपुर के राजनीतिक इतिहास में उषा चौधरी 3 बार विजेता बनी। शमशुद्दीन का मुस्लिम चेहरा बनना ऐतिहासिक माना जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर कौन बनेगा काशीपुर का अगला सुल्तान। 150 साल के गौरवशाली इतिहास वाले काशीपुर नगर निगम में इस समय राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। आगामी चुनावों में कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों ही दल काशीपुर की जनता को लुभाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। अब ये पुनः अब इस समय चुनाव की इस समय सरगर्मियां तेज हो गई हैं। यहाँ चेयरमैनी का कार्य में जो है 4, 5, 6 हमारे लगभग 7 प्रत्याशी अब इस समय जो है इस निर्वाचन की जंग में लगे आए हुए हैं। लगभग 1,75,000 के करीब इस समय की जनसंख्या काशीपुर की वोटर की हमारी बैठती है और 1 लाख मतदाता जो है आप आने वाले चुनाव में इन प्रत्याशियों के भाग्य का निर्वहन करेंगे। और देखते हैं अब आगे आने वाली 23 तारीख में हमारा आने वाला मेयर कौन होता है और यही मैं सभी अपने प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देता हूं। वहीं नगर निगम में चल रहे सियासी घमासान में हर उम्मीदवार ने अपनी ताकत झोंक दी है। जहां बीजेपी अपने पुराने गढ़ को बरकरार रखने की कोशिश में है, वहीं कांग्रेस नए समीकरणों के साथ मैदान में उतरकर जीत का दावा कर रही है। कांग्रेस मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल ने कहा कि काशीपुर हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है और इस बार काशीपुर की जनता कांग्रेस को जिताकर नगर निगम भेजना चाहती है। कांग्रेस संगठन एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है और हम जीत का परचम लहराने जा रहे हैं। सभी के सब लोग एकजुट हैं, एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। प्रत्येक नेता, यदि आप कहें बाबा साहब से लेकर महिला शक्ति हमारी मुक्ता दीदी हैं, अलका जी हैं, जितनी महिला शक्ति की पूरी टीम है, यूथ की जितनी टीम है, जितनी एनएसयूआई की टीम है, सभी के सब लोग एकजुटता के साथ कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी को चुनाव जिताना चाहते हैं और कांग्रेस को जिताना चाहते हैं। और निश्चित रूप से सब प्रत्येक कांग्रेसी ये चाहता है एकजुटता के साथ। आपने देखा कि सुबह की टीम अलग चल रही है, दोपहर की टीम अलग चल रही है, शाम की टीम अलग चल रही है, महिलाओं की टीम अलग चल रही है और उनके अंदर भरपूर जोश है, भरपूर उत्साह है और वो चाहते हैं कि कांग्रेस जीते। निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी और इतने बड़े मार्जिन से जीतेगी क्योंकि ये चुनाव हम लोग नहीं लड़ रहे, अपितु ये चुनाव काशीपुर की जनता लड़ा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि काशीपुर नगर निगम की गद्दी पर कौन बैठता है और कौन बनेगा काशीपुर का अगला सुल्तान। जनता का फैसला किसके पक्ष में जाएगा, यह आने वाला समय ही बताएगा। काशीपुर से आरिफ खान की विशेष रिपोर्ट। उधर यूसीसी को लेकर सीएम धामी का फैसला भी धाकड़ फैसला रहा है और जल्द ही यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो सकता है। इसमें शादी से लेकर जमीन जायदाद में अधिकार और लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी नियम बनाए गए। नए कानून में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इसे लेकर राजधानी देहरादून के लोगों की अलग अलग राय है। कई लोगों का मानना है कि यूरोपीय कल्चर को उत्तराखंड में लागू नहीं होने देना चाहिए। इसी पर देखिए यह रिपोर्ट। 23 साल के युवा उत्तराखंड को आखिर वो नेता मिल ही गया जिसका इस राज्य को बरसों से इंतजार था। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों में अब उत्तराखंड न केवल विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है बल्कि केवल 1-2 जिलों तक सीमित न रहकर वो 13 जिलों के समावेशी विकास के साथ आगे बढ़ रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी दूरदर्शी और युवा सीएम है। फैसले लेने में सबसे आगे रहते हैं और फैसले को जमीन पर उतार कर ही दम लेते हैं। तभी पुष्कर सिंह धामी कर्मवीर हैं जो कर्म और वीरता के साथ फैसले को अंजाम तक पहुंचाते हैं। एक ऐसा ही फैसला सीएम धामी ने लिया जो बाकी राज्यों से उत्तराखंड को अलग पहचान दिला चुका है। फैसला था यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का। नहीं, देखिए ये यूसीसी का जो उत्तराखंड में विधेयक पारित हुआ है और राष्ट्रपति महोदया ने उसको अपनी स्वीकृति प्रदान की है,
ये सम्मान उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का है, जिन्होंने हमको यूसीसी पास करने के लिए अवसर प्रदान किया, यानी कि सरकार में आने का अवसर दिया और हमने उनसे किया हुआ वायदा पूरा किया। ये सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का है। वहीं उत्तराखंड में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसमें शादी से लेकर जमीन जायदाद में अधिकार और लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी नियम बनाए गए हैं। नए कानून में लिव इन रिलेशन में रहने वाले कपल को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इसे लेकर राजधानी देहरादून के लोगों की अलग अलग राय है। कई लोगों का मानना है यूरोपीय कल्चर को उत्तराखंड में लागू नहीं होने देना चाहिए। वहीं कुछ का कहना है कि लिव इन रिलेशनशिप में तो युवा पहले से ही रह रहे हैं। रजिस्ट्रेशन होने पर सरकार के पास उनका डेटा रहेगा। इससे अपराधों को नियंत्रित किया जा सकेगा। क्या है यूसीसी में सभी धर्मों पर समान कानून? वन नेशन वन लॉ का फॉर्मूला। विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता में एक नियम। उत्तराधिकार के लिए एक ही कानून। शादी का पंजीकरण अनिवार्य। विवाह के लिए मान्य नियम जरूरी। संपत्ति में बेटा बेटी को समान अधिकार। मुस्लिम पर्सनल लॉ गैर जरूरी। मुस्लिम समाज कर रहा है विरोध। उत्तराखंड यूसीसी में शादी को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। हालांकि शादी की न्यूनतम उम्र के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। लड़कों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल ही रखी गई है। लेकिन लड़के और लड़की की शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। एक बार शादी के बाद लड़के या लड़की को दूसरी शादी की तब तक इजाजत नहीं होगी जब तक पहली शादी अमान्य न हो जाए। यह हिंदू मुस्लिम समेत सभी धर्मों के लिए लागू होगा। 3 तलाक हो जाएगा खत्म। तलाक को लेकर कई कड़े प्रावधान किए गए हैं। किसी भी लड़के या लड़की को शादी के तुरंत बाद तलाक की सुविधा नहीं रहेगी। शादी के 1 साल की अवधि पूरी होने के बाद ही तलाक की अर्जी दायर की जा सकेगी। मुस्लिम समाज में 3 तलाक जैसी व्यवस्था का अंत हो जाएगा। कानूनी तौर पर तलाक के लिए हिंदू और मुस्लिम सभी वर्गों को एक समान तरीके से प्रक्रिया से गुजरना होगा। पहले से शादीशुदा व्यक्ति को बिना तलाक लिए दूसरी शादी की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर कोई शादी करता है तो उसे योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। मुस्लिम महिला भी बच्चा गोद ले सकेंगी। उत्तराधिकार का विशेष प्रावधान यूसीसी में किया गया है। मुस्लिम महिला भी अब बच्चों को गोद ले पाएंगी। वहीं अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड वाली लड़की की मौत शादी के बाद होती है तो उसके माता पिता की देखरेख की जिम्मेदारी पति की होगी। इसके अलावा गोद लिए गए बच्चे को भी संपत्ति में एक समान अधिकार होगा। जैविक संतानों और कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चों में अभिभावक कोई फर्क नहीं कर पाएंगे। लड़कियों का भी पैतृक संपत्ति में अधिकार होगा। वहीं बुजुर्ग माता पिता की देखरेख को लेकर भी यूसीसी में विशेष प्रावधान किया गया है। लिव इन रिलेशनशिप पर नियम। कपल्स को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य। अलग होने पर भी जानकारी देनी पड़ेगी। बिना पंजीकरण साथ रहने पर 3 महीने की जेल, 10,000 रुपए तक जुर्माना। पंजीकरण नहीं होने पर 25,000 तक जुर्माना। सामान्य नागरिक संहिता की धारा 378(1) के तहत लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को 1 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रार के पास सभी जानकारी देकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर वो अलग होते हैं तो ये जानकारी भी उन्हें देनी होगी। बिना पंजीकरण के साथ रहने वाले कपल्स को 3 महीने की जेल से लेकर 10,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं 3 महीने से ज्यादा समय तक अगर पंजीकरण नहीं होता है तो 25,000 जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं प्रतिबंधित संबंध में रह रहे लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। सीएम धामी के यूसीसी वाले फैसले ने सभी को आश्चर्यचकित करके रख दिया था। बीजेपी ने सीएम धामी के इस धाकड़ फैसले का जोरदार स्वागत किया था तो कई अन्य दलों ने इस फैसले पर आपत्ति जताई थी। लेकिन धामी अपने फैसले से पीछे नहीं हटे और राज्य में यूसीसी लाने पर डटे रहे। बड़े फैसलों के चलते सीएम धामी, पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई दिग्गज बीजेपी नेताओं के चहेते बन गए। आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि सीएम धामी अपने फैसलों को लेकर शुरुआत से ही मुखर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
जनतंत्र टीवी। चुनाव हो रहा है, कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर है। यहां 23 जनवरी को मतदान होना है। वहीं शासन से लेकर राजनीतिक दल तक सभी की ओर से नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। भाजपा प्रत्याशी केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस जनहित के मुद्दों को लेकर घर घर में प्रचार प्रसार कर रही है। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेडा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, नगर निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, सभी ने अपनी एड़ी से चोटी तक का जोर यहां पर लगा दिया है। लोगों के बीच जाया जा रहा है, प्रचार प्रसार यहां पर तेजी के साथ किया जा रहा है। क्या कुछ जानकारी, किस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए साहिल, शनिवार शाम से ही जो प्रचार प्रसार का दौर है वो तब तेज हो चुका है और जो अब डोर टू डोर जो कैंपेन यहाँ पर की जा रही है, लोगों से मुलाकात की जा रही है और जो भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों ही पक्ष हो और इसके साथ साथ ही जो अन्य दल वो भी लगातार और जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और आश्वासन लोगों को दे रहे हैं कि किस तरह की चीजें हों और वो निकायों में उसे लागू करेंगे। निकायों में उसे वो कहीं न कहीं अपनी जो चीजें हैं उसे बताने का भी काम कर रहे हैं। इधर भाजपा की तरफ से जो प्रत्याशी हैं उनको भी लगातार वो भी पूरे शहर का भ्रमण कर रहे हैं। देहरादून की अगर बात करें, दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं मेयर के, वो भी लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। वीरेंद्र पोखरियाल और जिस तरह से वो भी कहीं न कहीं, क्योंकि इस समय की बात करें तो इससे पहले भी भाजपा का कब्जा देहरादून सीट पे रहा है, देहरादून की मेयर सीट पे रहा है और इससे पहले भी भाजपा ही रही है। तो कहीं न कहीं सभी चीज़ों को दरकिनार करके क्योंकि जो वीरेंद्र पोखरियाल है तो कहा कि जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको खुलासा वो करेंगे और जनता के सामने लेके जाएंगे। दूसरी तरफ भाजपा के जो प्रत्याशी हैं सौरभ थपलियाल, वो भी लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और जो उन्होंने ये कहा कि जैसे स्मार्ट सिटी जैसे तमाम जो कार्य हुए हैं उसको लेकर के वो जनता के बीच में जा रहे हैं और लोगों को अपील कर रहे हैं। तो निकायों के चुनाव होना है, उसको लेकर के जो 23 तारीख को वोटिंग होनी है, सभी तैयारियां कर ली गई हैं। इसके अलावा कहीं न कहीं जो प्रत्याशी हैं वो भी ये उम्मीद लगा रहे हैं कि लोग उनको वोट करेंगे, क्योंकि जो प्रचार है वो बहुत तेजी से समय हो रहा है। प्रदेश में सभी जगहों पे निकाय चुनाव हो रहे हैं। देहरादून में पार्षद की अगर बात करें, सभासदों की अगर बात करें तो यहाँ पर लगभग 100 वार्ड है वो बनाए गए हैं। सभी जो चाहे पार्षद हों, चाहे ठीक है। निकाय के जो अध्यक्ष हों, सभी अपने अपने तरह से यहाँ पर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। चलिए हरीश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं। एरीज की रिसर्च में खुलासे के मुताबिक उत्तराखंड के नैनीताल जैसे शहरों में अब बर्फबारी नहीं होगी। स्थानीय लोग भी मौसम के इस बदलाव से हतप्रभ है। नैनीताल में पिछले वर्षों की अपेक्षा जनवरी में दिन और रात सर्द होने के बजाय गर्म है। सर्दी के मौसम में भी सरोवर नगरी में कड़ाके की ठंड का एहसास नहीं हो रहा है। वहीं स्थानीय लोगों को भी मौसम के इस बदलाव से अचंभा हो रहा है। वैज्ञानिकों का शोध तो ये कह रहा है कि भविष्य में कम ऊंचाई वाले नैनीताल जैसे ठंडे इलाकों में बर्फबारी नहीं होगी। ये बात सच भी लगती है, क्योंकि कुछ दशक पहले यहां बर्फ की चादर दिखती थी, लेकिन इस साल पाला तक नहीं पड़ा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश, कम ऊंचाई वाले जो पर्यटक स्थल है, अगर नैनीताल की हम बात करें तो अब मौसम वैज्ञानिकों का ये कहना है कि आने वाले समय में अब नैनीताल में बर्फबारी नहीं होगी और ये कुछ कुछ सच भी प्रतीत हो रहा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके की ठंड पड़नी चाहिए उस तरीके की ठंड यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। ना ही इस बार बर्फबारी हुई है और पाला तक नहीं पड़ा है नैनीताल में। क्या कुछ जानकारी? देखिए साहिल, अगर हम नैनीताल की बात करें या फिर अन्य जगहों की बात करें, हालांकि अभी जो पिछले माह यानी कि दिसंबर में जो बारिश हुई थी और बारिश के कारण तमाम जगहों पर बर्फबारी भी हुई है। इसके अलावा हम चमोली की बात करें, टिहरी की बात करें तो कई जगहों पर बर्फबारी हुई थी। हालांकि नैनीताल का जिक्र आपने किया है तो नैनीताल में क्योंकि बहुत ज़्यादा आबादी भी है तो इस वजह से भी वहाँ पर बर्फबारी नहीं हुई है। हालांकि जो दूर दराज से जो पर्यटक जो पहुँचते हैं वो इस लालसा के साथ यहाँ पहुँचते हैं कि ताकि उन्हें बर्फ देखने को मिले। लेकिन अगर हम धनौल्टी जगहों की बात करें तो यहाँ पर हल्की फुल्की बर्फबारी हुई थी, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से अगर कहा जाए
तो अभी जो 30 यानी कि जो 31 का समय रहा है, 30 दिसंबर और 31 दिसंबर की अगर बात करें, कई जगहों पर भी बर्फबारी हुई है। निचले इलाकों में घना कोहरा छा रहा है, और हालाँकि अगर देहरादून की बात करूँ तो देहरादून के आस-पास भी इस तरह की चीज़ें नहीं देखने को मिली हैं। चाहे वहाँ पर पाला पड़ा हो, या फिर इसके अलावा धुंध यहाँ पर भी नहीं छाई है। लेकिन अगर नैनीताल की अगर बात करें तो नैनीताल में हर समय पे बर्फबारी होती थी, लेकिन इस बार बर्फबारी नहीं हुई है। और साथ ही साथ अगर अन्य जगहों की बात करें, पिथौरागढ़ जगहों की बात करें, तो कई ऊँचाई वाले इलाकों पे बर्फबारी हुई। मौसम विभाग की तरफ से अभी कहा गया है कि जहाँ पर 2000 फीट से ऊपर की जो ऊँचाई है, वहाँ पर बर्फबारी होती है, लेकिन कई स्थानों पर बहुत बर्फबारी नहीं हुई है। जी। कहीं न कहीं ये चलिए, जो विषय है वो चिंता का विषय है। वैज्ञानिकों ने भी उसपे ठीक है। चिंता जताई है, और जैसे लगातार हम ऊँचाई वाले इलाकों की बात करें, अगर इस तरह का रहा तो आने वाले समय में गर्मी से लोगों को कहीं न कहीं परेशानी हो सकती है। जी। चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में माता सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय शिक्षा मिशन ने सिडकुल थाना प्रभारी मनोहर सिंह भंडारी को नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए सम्मानित किया। इस सम्मान समारोह में मिशन ने उनके प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ये कार्रवाई युवा पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिनिधि आचार्य प्राणानाथ ने कहा कि नशे के कारण न केवल युवा पीढ़ी अपने भविष्य को खराब कर रही है, बल्कि ये समस्या बुजुर्गों और परिवारों के बीच भी तनाव और लड़ाई झगड़ों का कारण बन रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस के कठोर कदमों की वजह से नशे के चंगुल में फंसी युवा पीढ़ी को बचाने में मदद मिली है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।